फर्स्ट बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, इसका एक्सपीरियंस लोगों देखो, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ये, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। आप कॉम्प्लेक्सिटी समझना अगर चाहो तो देखो, कार जब आप चलाते हो, जब तो 30 40 50 की स्पीड पे चल रही है, कोई खास मतलब दिक्कत नहीं आती। जैसे ही 70 80 90 100 की तरफ जाते हैं, वाइब्रेशंस, कार की स्टेबिलिटी, कंट्रोल की स्टेबिलिटी, सब चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है, राइट। व्हील और रोड का जो इंटरेक्शन होता है और व्हील और रेल का जो इंटरेक्शन होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है। दो स्टील की चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है वो, उसके पीछे पूरी साइंस है। तो ये पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिज़ाइन करना, बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और पीएम साहब का बहुत बड़ा फोकस है। देखो, आप हाई स्पीड रेल को इकोनॉमिक नज़रिए से देखो, डोंट सी इट एज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट। आपका क्लासिक एग्जाम्पल है टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो, ओसाका, करेक्ट? These 5 cities, these are large economies in themselves. When a high speed rail connects them, जैसे एक हाई स्पीड रेल से कनेक्ट हो जाते हैं, ये पांचों की पांचों इकोनॉमी एक इकोनॉमी बन जाती है। तो जीडीपी 1+1 2 नहीं होता है, जीडीपी 1+1 5 हो जाता है उसमें। दैट्स द बिग मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। तो अपने जो पहला ये सेक्शन बना है, मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आनंद और अहमदाबाद, ये जो 8 इकोनॉमीज हैं, ये 8 की 8 इकोनॉमी सिंगल इकोनॉमी बन जाएगी। कैसे? मान लो कोई डिज़ाइनर है, टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनर है, कोई आनंद में रहती है, उसको अपना प्रेजेंटेशन करना मुंबई में, 1 1.5 घंटे के गैप में गई, प्रेजेंटेशन किया, वापस आ गए शाम को, करेक्ट? दैट्स दी बिग चेंज विच हैपन्स इन केस ऑफ हाई स्पीड रेल। इसलिए इस फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद में वी शुड डेफिनेटली look at more projects. So, two-part question. When will we have the first experience in India? And 2026 का टारगेट है, 15 अगस्त 2026 तक पहला सेक्शन। We're on track. सूरत से बिलीमोरा के बीच में खुलना चाहिए। We're on track. And where will be the next one? अभी रुको। But it's in the works. Yes, करेंगे, अच्छा करेंगे। और देश, बहुत बड़ी बात है। देखो, आप इसमें ये भी समझो, आप इसमें कई ऐसे इक्विपमेंट लगे हैं जो कि बहुत ही प्रिसीजन के हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, जो मोल्ड लगता है इसके गर्डर को कास्ट करने के लिए, वो मोल्ड आज हिंदुस्तान के डेवलपर्स, जिस कंट्री से हम लोग ने शुरू में इंपोर्ट करना पड़ा था, आज हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग टू दैट वेरी कंट्री। इतना रैपिड इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। पीएम साहब बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बोलते हैं हाई स्पीड रेल के बारे में। जब भी वो हाई स्पीड रेल के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखो, ये प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे काम करने का तरीका बदलता है, वो ज़्यादा जरूरी है। देश में काम करने का तरीका बदलता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को आप कैसे टाइम पे एग्जीक्यूट करोगे, तो उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिज़ाइन को कैसे प्रिसाइज करोगे, तो डिज़ाइन सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बेटर करोगे, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पैक्ट बाकी सब जगह आएगा। दुनिया में ट्रेन्स में 2 टेक्नोलॉजीज चलती है, एक है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की टेक्नोलॉजी, एक है पुश पुल टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर का मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? मतलब कि हर तीसरे कोच में ऊपर एक पेंटोग्राफ लगा होता है, उस पेंटोग्राफ से करंट आती है, करंट नीचे मोटर में, और मोटर को घुमाती है, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर हुआ। दूसरा होता है पुश पुल टेक्नोलॉजी। पुश पुल जनरली यूरोप के कुछ देशों में पॉपुलर है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेन के दोनों तरफ इंजन लगता है और दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में चलते हैं। तो एक पुल कर रहा है, एक पुश कर रहा है, करेक्ट। दोनों टेक्नोलॉजीज को भारत में मास्टर करना जरूरी था, क्योंकि जब आप एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हो और एक्सपोर्टर बनने का टारगेट लेके चल रहे हो, तो आपको टेक्नोलॉजी पे मास्टरी करना जरूरी है। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज पे मास्टर करना था, इसलिए मोदी जी ने टारगेट दिया था कि ग्लोबली बेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या है, उसको अपने यहाँ डेवलप करो। तो वंदे भारत डेवलप हुई और अब अमृत भारत डेवलप हुई है। अमृत भारत में अगर कंपेरेटिव ले, पीछे वाले, इससे पहले वाली जो ट्रेन है उससे कंपेयर अगर करो, तो बहुत सारी समस्याएं थी जो झटके की। एक ट्रेन चलने के स्टार्टिंग के टाइम में बड़ा एक झटका सा लगता था, रुकने के टाइम में बड़ा झटका लगता था। तो कपलर्स की टेक्नोलॉजी पूरी चेंज की है। जो सीबीसी कपलर्स थे उसकी जगह सेमी परमानेंट कपलर्स इसमें लगाए।
पैसेंजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो टॉयलेट्स पूरी चेंज हुई है, सीट्स के पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, हर तरह की चीज़ों में विंडो की कॉन्फ़िगरेशन और कई चीज़ें बारीक से छोटी चीज़ें ध्यान रख के बनाई गई है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो सेमी परमानेंट कपलर्स लगे हैं उसके कारण सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है। एंटी क्लाइमिंग डिवाइसेस लगे हैं इसमें, कई तरह की चीज़ें। फिर ट्रेन की स्टेबिलिटी, जब चलती है ट्रेन की स्टेबिलिटी तब अच्छी होती है जब वो पूरी की पूरी वन एरोडायनेमिक पीस की तरह चले। इट शुड नॉट बी अ फ्रैगमेंटेड बॉडी, इट शुड बी लाइक वन बिग सॉलिड पीस। देन इट्स लाइक भाला होता है ना, आपने भाला अगर जाता है राइट, और एक चेन को फेंको आप, कौन ज़्यादा तेज जाएगा? भाला तेज जाएगा ना, क्योंकि भाला एक सॉलिड चीज़ है राइट, और चेन एक ब्रोकन फ्रैगमेंटेड चीज़ है। तो ट्रेन को कैसे आप एक सॉलिड चीज़ बनाओ, तो उसके लिए जो बीच वाला जो पैसेज होता है दो कोचेस के बीच में, उसको प्रॉपर कवर करके फुल्ली कवर्ड वेस्टिब्यूल्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे इनोवेशंस उसमें। आप एक बार जाके देखो, आपको अच्छा लगेगा। So this has started on 2 routes. What is the plan to expand this? कोई भी ट्रेन रोलिंग स्टॉक और स्पेशली जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का इंटरेक्शन होता है किसी मशीन के साथ राइट, किसी भी मशीन को जब डेवलप करते हैं तो हमेशा उसमें प्रोटोकॉल ये रहता है इंजीनियरिंग का कि पहले आप डेवलप करो और टेस्ट करो लैब में, लैब से लाके फील्ड में टेस्ट करो, फील्ड में टेस्ट करने के बाद में जब आप रियल में उसको डिप्लॉय करो तो कम से कम 6 महीने 8 महीने 1 साल आप उसको चला के देखो कि क्या इसमें दिक्कतें आ सकती है, अभी भी क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये दो बनी है, दोनों को चलाएंगे 6-8 महीने, करीब 10 महीने चलाएंगे, और फिर इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो इम्प्रूवमेंट करना होगा फिर सीरियल प्रोडक्शन चालू कर देंगे। साल के 300-400 ट्रेन्स बनाएंगे। Okay. और इसमें क्या जो फेयर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि ये सारे बहुत इम्प्रूवमेंट्स हैं? नॉमिनल फेयर्स है, बहुत ही अफोर्डेबल फेयर्स है, बहुत ही अफोर्डेबल। वर्ल्ड की अगर हम टॉप 10 इकोनॉमीज़ देखें या टॉप 20 इकोनॉमीज़ देखें जो हमारे समकक्ष है, उन सब में मोस्ट अफोर्डेबल फेयर भारत का है। क्या हमें ऐसे कंपेयर करना चाहिए क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है भारत की वो भी तो कम है? हाँ, तो इसीलिए अफोर्डेबल है, मोस्ट अफोर्डेबल है। आप देखो ना, आप वंदे भारत की इक्विवेलेंट ट्रेन अगर जापान या जर्मनी में या कहीं पर भी देखोगे तो उसका एकदम अलग प्राइस है। Yeah, that's true. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। आप ये जो कई सारे रूट्स हैं उसमें पैसेंजर्स हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टू दिस ट्रेन इन बिग नंबर्स। चेन्नई से बैंगलोर वाला रूट ले लो, बैंगलोर से हैदराबाद वाला रूट ले लो, सो वेरी कंफर्टेबल। यू गो राइट, स्टार्ट फ्रॉम द सिटी सेंटर एंड एंटर द सिटी सेंटर राइट। आपको कहीं मतलब उतर के टैक्सी लेना, वो सब झमेले खत्म ना। So people are liking it a lot. What are the occupancy levels like comparatively? 98% है on वंदे भारत। on Vande Bharat. करेक्ट, एग्रीगेट लेवल पे। Okay, and overall? ओवरऑल रेलवे में तो हमेशा वेटिंग लिस्ट रहती है, लेकिन अगले 5-6 साल में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी बना रहे हैं, अगले 5-6 साल में वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी। बाय 2030 इस पेस पे काम करते रहे तो वेटिंग लिस्ट वगैरह जीरो। में हमेशा ये कहा जाता था कि हमारे ट्रेन का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि आप फेयर नहीं बढ़ा सकते हैं, और अगर आप फेयर नहीं बढ़ाएंगे तो आप क्वालिटी कैसे देंगे। फिर वंदे भारत शुरू हुआ है और अब मेरे ख्याल से 35 रूट पर है, 65 सर्विसेज चल रही है, 65 सर्विसेज। ओके, उसमें लेकिन एक जो शिकायत आती है कि फेयर बढ़ जाते हैं बिकॉज दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल्स एज फ्लाइट्स डिपेंडिंग ऑन डिमांड एक्सेट्रा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये इंफॉर्मेशन आपकी ठीक करिए। देखिए, पैसेंजर एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है स्टेशन से। आप आज से 9.5 साल पहले 10 साल पहले किसी स्टेशन पे जाते हैं, नाक आपको बंद करके रखना पड़ता, कंडीशन ऐसी थी राइट। आज सफाइयाँ देखो, एक तरीके से एक पूरा लगातार मोदी जी का प्रयास है कि स्टेशन शहर का सिटी सेंटर बने, तो पैसेंजर एक्सपीरियंस वहाँ से स्टार्ट होता है। सेकेंड, ट्रेन्स में टॉयलेट्स की टेक्नोलॉजी को पूरा चेंज किया गया और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी जिस टेक्नोलॉजी की बनी हुई है टॉयलेट्स, उससे भी बेटर टेक्नोलॉजी कैसे लाएं, वो फोकस है। और रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है, इसमें टाइम लगता है इतने बड़े काम को। मतलब 60-65 वर्षों की जड़ता जो थी उसको मोदी जी ने 9.5 वर्षों में एक लेवल पे ले आए, एक उसको इम्पिटस दिया, उसको पुश दिया है और उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आया। फेयर की बात आज भी, अगर आप कोई भी चीज़ की अगर प्राइसिंग करोगे,
अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपये है तो आप क्या करोगे, प्राइसिंग 120 रुपये करोगे, 110 रुपये करोगे। आज भी रेलवे 100 रुपये की जो कॉस्ट आती है रेलवे की, उसमें प्राइस 100 रुपये से ऊपर नहीं करता है। पैसेंजर के लिए आज भी 45 रुपये प्राइसिंग है, यानी 55% डिस्काउंट दिया हुआ है। यही मेरा सवाल है कि ये कब तक चलेगा? अगर ये सोशल ऑब्लिगेशन है। आज हम करीब करीब भारत सरकार पैसेंजर्स की सेवा के लिए करीब 60,000 करोड़ का सब्सिडी देती है, 60,000 करोड़ का लॉस उठाती है हर साल। उठाती है क्योंकि ये सोशल ऑब्लिगेशन है। देखो, रेलवे बहुत एक अफोर्डेबल मोड है। अभी अमृत भारत ट्रेन स्टार्ट हो रही है, 1000 किलोमीटर की जर्नी, एक गरीब परिवार 1000 किलोमीटर की जर्नी 480 रुपये के आसपास में कर ले, 450 रुपये के आसपास कर ले, तो ये बहुत बड़ी एक सुविधा है। इसको, इस सोशल ऑब्लिगेशन को उठाना चाहिए। तो जो कभी कभार सोशल मीडिया पर या जो लोग कहते हैं कि अब ट्रेन के फेयर बढ़ गए हैं, फ्लाइट जितने हो गए हैं, वो स्नैपशॉट, वो क्यों हो रहा है? बहुत सारा, देखो, बहुत सारा इस तरह से भी है कि जब मोदी जी ने रेलवे जैसे सिस्टम को रिफॉर्म करके एक अलग लेवल पे लेके आए और एक साधारण से साधारण मानवी भी आज उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है, तो कुछ हमारे विपक्ष के लोग हैं जो इसको पचा नहीं पा रहे हैं।